नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बेहद महत्वपूर्ण बात पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। जी हां, सरकार ने आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक पास करा लिया। बिल को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि विद्युत शुल्क बढ़ाकर राज्य सरकार अपनी जेब भरने का काम कर रही है। अजय चंद्राकर के बयान पर जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली दरों को 10 साल बाद अनुपातीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो शुल्क लगाया जा रहा है वो सेस या उपकर नहीं है और इससे जो पैसा आएगा वो राज्य संचित निधि में जाएगा। सदन में भू राजस्व संहिता संशोधन को भी पारित कर दिया गया। इस बिल के पास होने से 20 साल के कृषि पट्टाधारियों को मालिकाना हक मिल पाएगा। इसके साथ ही सदन में आदिम जनजातियों संरक्षण संशोधन विधेयक को भी पास कर दिया गया। आदिवासी क्षेत्रों में पेड़ काटने संबंधी विधेयक भी पास हो गया। अब पेड़ काटने के लिए कलेक्टर से नहीं एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। अब आपको बताते हैं कि इस बिल के पास होने के बाद कितना भार आपके ऊपर पड़ेगा। जी हां, हम बिजली बिल की बात कर रहे हैं जो पास हो गया। घरेलू उपभोक्ता के ऊर्जा शुल्क में 3% की बढ़ोतरी हो गई है। इसे 8 से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है, यानी इसमें 5% का इजाफा हुआ है। सीमेंट उद्योग में 15% से बढ़ाकर इसे 21% कर दिया गया है, इसमें 7% का इजाफा हुआ है। वहीं 25 हॉर्स पावर तक के एलटी उद्योगों के लिए ऊर्जा प्रभार शुल्क 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। मिनी स्टील प्लांट के लिए इसे 6 से बढ़ाकर 8% किया गया, इसमें 2% का इजाफा किया गया। इसके अलावा आटा चक्की, ऑयल, थ्रेशर और एक्सपेलर के लिए ऊर्जा प्रभार शुल्क 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। आम उपभोक्ताओं के लिए 3% शुल्क बढ़ चुका है। पहले जो था 8, उसे बढ़ाकर अब 11% कर दिया गया है। देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है आम उपभोक्ताओं के लिए, बिजली उपभोक्ताओं के लिए। भले ही दलील कुछ भी दी जा रही हो, लेकिन महंगाई के दौर में 3% का इजाफा बिजली बिल में बड़ा झटका ही कहा जाएगा। जी बिल्कुल, और दर्शकों को ये बात जरूर समझाना चाहेंगे न्यूज़ 18 के जरिए कि ऊर्जा प्रभार होता क्या है। अगर कोई उपभोक्ता अपना बिजली बिल जब देखता है तो उसमें ऊर्जा प्रभार का जो है उल्लेख अलग से होता है कि आपने कितनी बिजली जो है वो कंज्यूम की है। तो टोटल जितनी बिजली कंज्यूम की है उस पर बिना टैक्स के जो भी आपका प्रभार होगा उस पर ये बढ़ोतरी जो है वो लागू होने वाली है। और जिस तरह से आज ये संशोधन विधेयक पास किया गया, दलील ये दी गई कि ईंधन और कोयले के दाम जो बढ़ रहे हैं और जो अधिनियम में नियमों में उल्लेख है कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तब आने वाले दिनों में जो टैक्स है वो बढ़ाया जाए, यानी कि विधेयक में संशोधन किया गया और अभी ऊर्जा प्रभार में जो है बढ़ोतरी की गई है। और जिस तरह से घरेलू उपभोक्ताओं में जो बढ़ोतरी हुई है ऊर्जा प्रभार में वो 3% की है। तकरीबन अब 11% जो है ऊर्जा प्रभार वो देना होगा आम उपभोक्ताओं को। रही बात गैर उपभोक्ताओं की, तो 17% अभी जो है ऊर्जा प्रभार उनको देना होगा। पहले ये दर कुछ कम थी। तो कुल मिलाकर के सभी उद्योग, चाहे वो मिनी स्टील प्लांट हैं या आम उपभोक्ता हैं और जो गैर घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके जो दर हैं उनमें वृद्धि की गई है। और जिस तरह से लेकिन देवव्रत अगर इसे 100 रुपए के मान से ही हम मानकर चलें कि 100 रुपए की बिजली अगर कोई खपत करता है तो उस पर यह शुल्क कितना हो जाएगा? क्या पहले 8 रुपए मैं जो समझ पा रहा हूं 8 रुपए पहले देना पड़ते थे, अब वो 11 रुपए हो जाएंगे, क्या ऐसा ही? जी, पर यूनिट के हिसाब से अभी बढ़ोतरी का आकलन जो है वो विनियामक आयोग द्वारा यहाँ पर नहीं किया गया है। इसमें प्रतिशत के तौर पे दिया गया है कि ऊर्जा प्रभार जितना लग रहा था अभी तक के आम उपभोक्ताओं को या गैर घरेलू उपभोक्ताओं को या फिर स्टील प्लांट को, तो उसे प्रतिशत में दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े उद्योग हैं जिनमें ये बढ़ोतरी की गई है और उसमें पैसों में यूनिट की जानकारी दी गई है। दरअसल होता यह है कि जब कभी
आम उपभोक्ताओं को ये जानकारी तब लगती है जब ये पता चल जाए कि भाई पर यूनिट जो है इतनी की बढ़ोतरी हो गई, और अब आम उपभोक्ताओं को ये पता चल गया कि भाई हमारे बिजली बिल में 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई या 20 पैसे की, तो उसके हिसाब से अपने बजट का आंकलन ये कर लेता है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं इस विधेयक में, वो प्रतिशत के हिसाब से किए गए हैं कि पहले जो दरें थी वो बढ़ा करके अब 11% जो है वो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहले जो दरें थी उसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि बिजली बिल बढ़ा हुआ ही देना पड़ेगा, झटका तो है ही। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन में कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों को उठाया। सदन में रेडी टू ईट को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठा है। इसके अलावा गौठान, गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट को लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल किए, सरकार को घेरने की कोशिश की। विधानसभा में बीजेपी और जोगी कांग्रेस के विधायकों ने कोरबा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का भी मामला उठाया। दोनों विधायकों ने कोरबा के बरबसपुर के पटवारी और आरआई पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मंत्री ने सदन में आरआई और पटवारी को सस्पेंड करने की घोषणा भी की। हड़ताल से मचे हाहाकार की बात कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 80 से अधिक कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर हड़ताल का आह्वान कर दिया है। इसके चलते प्रदेश भर के सरकारी दफ्तर और सरकारी स्कूलों में 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक कामकाज ठप रहने की आशंका है। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता और एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता की मांग कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाता है। कर्मचारियों की इस हड़ताल के कारण कई जरूरी काम बाधित हो सकते हैं। हड़ताल का असर पूरे छत्तीसगढ़ में है। मंत्रालय से लेकर कलेक्ट्रेट, सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल में ताले लटके हैं। अस्पताल में भी आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सरकारी स्कूलों, सरकारी दफ्तरों में और अलग अलग विभागों में अगले 5 दिनों तक के ताला लटका मिलेगा, क्योंकि आज से लेकर 28 तारीख तक छत्तीसगढ़ के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। डीए की मांग को लेकर डीए जो है वो केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनका डीए 34% तक है, और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनका डीए 22% तक है। और यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए करने की मांग को लेकर कर्मचारी आज से 5 दिनों तक के अगले 5 दिनों तक कलमबद्ध हड़ताल पर है। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर का जो कलेक्ट्रेट परिसर है, अमूमन अगर आम दिनों में अगर देखा जाए तो सोमवार को सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि शनिवार रविवार को एक तरह से छुट्टी का रविवार को तो छुट्टी रहती है। और यही वजह है कि दूसरे दिन खासतौर पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है कलेक्ट्रेट में। लेकिन आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो भाग है यहाँ पर ताला लगा हुआ है, जहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम चाहे अभिलेख कोष्ठ हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट हो, लोग यहाँ पर अमूमन यहाँ पर भीड़ नजर आती है। लेकिन लोगों को भी पता है कि अगले 5 दिनों तक कलमबद्ध हड़ताल है, और ये वजह है कि बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कर्मचारी है, संगठन है, उनका कहना है कि जब तक के 34% डीए नहीं किया जाएगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल 5 दिनों तक कलमबद्ध आंदोलन है, लेकिन यदि मांग नहीं मानी गई और इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो फिर ये जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी तब्दील हो सकती है। जाहिर तौर पर चाहे स्कूलों की बात करें, चाहे दफ्तरों की बात करें, यहाँ पर ताले लगे हुए हैं और इसका असर काम पर भी दिखाई देगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कर्मचारियों की हड़ताल की 8 जिलों की तस्वीरें भी अब आप जरा देख लीजिए कि क्या नजारा देखने को मिला है, कहां कैसी तस्वीर बनी हुई है। बिलासपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, कवर्धा, मुंगेली, कोरबा, बलरामपुर और जांजगीर चांपा जिले की यह हड़ताल की तस्वीरें हैं। कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से इन जिलों में सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। कर्मचारी संगठनों की हड़ताल पर रहने से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूलों में भी ताले लगे नजर आए। राज्यपाल अनुसुईया उइके का 3 साल 29 जुलाई को पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इन 3 सालों के दौरान कई काम करने थे, लेकिन 2 साल कोरोना की वजह से वो काम नहीं कर पाई। फिर भी उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास और आदिवासियों के विकास के लिए कई काम किए हैं। जिलों का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी, राज्य सरकार तक उसे पहुंचाया। आदिवासियों के साथ ही आम लोगों के लिए राजभवन का दरवाजा खुला रखा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति को लागू करवाना और पेशा कानून को लागू करवाना उनकी प्राथमिकता में है।
साल का ये कार्यकाल मेरा 29 जुलाई को पूरा हो रहा है और इन 3 साल में अगर देखा जाए तो 1.5 या 2 साल के बीच हम कोरोना जैसे संक्रामक संकट से गुजरे हैं और इस बीच पूरा देश और दुनिया में ये समस्या तो आई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि इस 3 सालों में अगर देखा जाए तो जितना मैं एक अपेक्षा से मुझे दायित्व मिला था अभी उतना मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ और आगे भविष्य में इसके लिए मैंने करने का सोचा है कि जो चीज़ वहाँ की आवश्यकता है, वहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करूँगी। फिर भी मैंने 3 साल में काफ़ी कुछ आदिवासी बहुल जिलों का दौरा किया, चाहे बस्तर संभाग का दौरा हो या सरगुजा का, और वहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में गई। हजारों की संख्या में मैंने आदिवासी समाज के वर्ग के लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी और कोशिश की कि उनका समाधान हो। ये कोशिश होगा कि अभी तक विश्वविद्यालयों में शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी नहीं लागू हुई है, जल्दी से जल्दी वो लागू हो जाए तो इससे आने वाले युवा वर्ग को इसका लाभ होगा, क्योंकि ये शिक्षा नीति से बहुत सारी जगह और अन्य प्रदेशों में तो लागू हो गई, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। ये मेरा अपना प्रयास रहेगा। और दूसरी बात है कि ये जो कानून के रूप में जो पैसा कानून के जो रूल्स बने हैं वो सबसे पहले वो लागू हो। और भी अनेक इस तरह की समस्या है, उसके लिए मैं देखूंगी आने वाले समय में मैं जिलों का दौरा भी करूंगी और सारे समीक्षा करूंगी कि लोगों की जो केंद्र की और राज्य सरकार की जो योजना है उन तक पहुंचे, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हो। इधर बेरोजगारी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के पास प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने हाथों में बेरोजगारी का पोस्टर लेकर यह प्रदर्शन किया। विधायकों को भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर दिखाए। टर्निंग पॉइंट पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। उधर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और नशे के कारोबार को लेकर बीजेपी कल विधानसभा का घेराव करने जा रही है। रायपुर शहर जिला के बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी का कहना है कि रायपुर शहर जिले के 16 मंडलों से नेता और कार्यकर्ता पंट्री में इकट्ठा होंगे और वहां से विधानसभा के लिए कूच किया जाएगा। पार्टी के रायपुर शहर के महामंत्री रमेश ठाकुर का दावा है कि उन्हें रास्ते में रोकने की हर कोशिश नाकाम साबित होगी। 2022 को 12 बजे हम पंडरी से विधानसभा की ओर कूच करेंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुका है। हमारे रायपुर शहर में 16 मंडल है, जहां पर सभी जगह बैठकों का दौर चल रहा है। और मुझे इस देखकर बड़ा इस बात का अचंभित भी हूँ कि लोग स्वयं होकर इस बात को लेकर आगे आ रहे हैं कि ये धरना आप करने जा रहे हैं, जो घेराव करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कदम है। इसमें लोग जो हैं हमको स्वयं आगे बढ़कर साथ दे रहे हैं कि ये घेराव, ये चाहे पुलिस को आगे करते हैं, लेकिन कल हमको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इनका पुलिस भी नहीं रोक पाएगा। और हम हर हाल में विधानसभा तक पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प करेंगे। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर के युवक और नाबालिग लड़कों की चाकूबाजी की वारदात की खबरें लगातार आ रही थी और इस बीच एक नाबालिग लड़की ने एक शख्स की हत्या कर दी। कल यह मामला सामने आया। मूक बधिर को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद मृतक के परिजनों और मोहल्ले वालों में आक्रोश अब देखा जा रहा है। आरोपी लड़की महज 16 साल की उम्र में आजाद चौकी थाना क्षेत्र में लेडी डॉन के नाम से मशहूर है। युवती ने कंकालीपारा निवासी 42 वर्षीय शख्स की सिर्फ हत्या इसलिए की क्योंकि उसने हॉर्न बजाने के बाद भी उसे साइड नहीं दी और वो मूक बधिर था, न सुन सकता था न बोल सकता था, तो उसे सुनाई कैसे देता हॉर्न। मृतक सुदामा लदेर मूक बधिर होने की वजह से न बोल सकता था न सुन सकता था। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़की को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। लड़की के खिलाफ कई मामलों में कई थानों में शिकायत भी दर्ज है।
अंदेशा हुआ कि ये जो किराए में हैं वो अपराधी प्रवृत्ति का है, ऐसा महसूस होने लगा। तो मकान मालिक को हमने हमेशा उनको ये कहा कि यार ये मोहल्ले में माहौल बिगाड़ रहे हैं, इनको यहाँ से तत्काल हटाया जाए। मकान मालिक का कहना है क्या मुझे किराया दे दोगे? हमने उनका जवाब नहीं दे पाया। अब इस दौरान एक मूक बधिर जो अपने माता पिता के एक आश्रय था, मैकेनिक का काम करता था, इंजन फिटिंग का काम करता था, वो उनके हाथ से कल हादसा किए और उनका मौत हो गया। ये अभी आज़ाद चौक थाने में कल एक 302 का मामला हुआ है, जिसमें एक अपचारिक बालिका को जो है हम लोगों ने हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ जो है अभी जांच हम लोग विवेचना में है। ये पूर्व में भी जो है इसका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, अभी हमको पता चला है, जिससे इसके मामला एक राजेंद्र नगर में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। अभी जो है आज़ाद चौक में इसका दूसरा अपराध पंजीबद्ध हुआ है। पूर्व में जैसे इसका कुर्ला थाने में 363 का ये प्रार्थिया थी और आज़ाद चौक में भी जो है ये पूर्व में 376 का प्रार्थिया रही है। तो ये 2 मामलों में लगभग प्रार्थिया रही है और 2 मामले इसके खिलाफ जो है अभी अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। रायपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट गिरोह का भी खुलासा किया है, जिसमें 2 दलालों के साथ 11 लड़कियों को पकड़ा गया है। पुलिस की गिरफ्त में आई ये लड़कियां अलग अलग राज्यों से लाई गई थीं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात, कोलकाता और बेंगलुरु की लड़कियां शामिल हैं। तेलीबांधा पुलिस ने शहर के एक निजी होटल में छापा मारा और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। आरोपियों के पास से 14 मोबाइल, 8,000 रुपए नकद जब्त किए गए। साथ ही होटल संचालक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। यह हाई प्रोफाइल रैकेट मोबाइल फोन के जरिए ऑपरेट कर रहा था। पूरे मामले पर तेलीबांधा पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तेलीबांधा क्षेत्र में होटल हयात स्थित है, जहां पर देह व्यापार की सूचना मिली थी मुखबिर से, जिस पर हमारी टीम बना करके जब वहां पर रेड कार्रवाई की गई तो वहां पर 11 महिलाएं और 2 वहां पर ब्रोकर दलाल पकड़ाए हैं, जिनसे पूछताछ करने पर ये देह व्यापार में संलिप्त पाया गया, जिनसे 14 नग मोबाइल और 8,000 रुपये नकदी रकम जब्त किया गया है। इनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत थाना तेलीबांधा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 2 जो आरोपी हैं विप्लव सरोड़िया और पंकज गोयल, ये ब्रोकर थे, ये दलाली का काम करते थे, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। बात मौसम विभाग की कर लेते हैं तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने येलो कैटेगरी का यह अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। रायपुर में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई। इधर कांकेर के पखांजूर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। अंजवाड़ी नाले पर पानी चढ़ने से कई गांव टापू में तब्दील हो गए। नाला उफान पर होने से कई गांवों का संपर्क कट गया। नाला पार कर रहा एक ट्रैक्टर भी इस दौरान यहां पर फंस गया। दंतेवाड़ा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नीलवाया में नदी पर पुल न होने की वजह से लोग रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। नदी के ऊपर पेड़ की टहनी डालकर एक रस्सी के सहारे लोग इसे पार कर रहे हैं। 2 साल से गोला नाले का पुल टूटा हुआ है। दरअसल नक्सलियों ने इस पर बनी पुलिया को उड़ा दिया, जिसके बाद ग्रामीण जुगाड़ के सहारे ही नदी को ऐसे ही पार करने के लिए मजबूर है। और चलिए बात करते हैं सावन सोमवार की। तो सावन का आज दूसरा सोमवार है। प्रदोष व्रत के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और ध्रुव योग बना है। और इस योग में महादेव और मां पार्वती की पूजा का फल दोगुना होता है। शिव मंदिरों में सुबह से श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ नजर आई। जगह जगह कावड़ यात्रा निकाली गई। सावन की दूसरी सोमवारी पर प्रदेश शिवमय नजर आया। दुर्ग की बात करें तो यहां पर भी सावन की दूसरी सोमवारी पर गंगा आरती की तर्ज पर देवाधिदेव महादेव की महाआरती की गई। भिलाई के सेक्टर 7 महादेव की महाआरती में भारी संख्या में शिव भक्त मौजूद थे। राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ भी उज्जैन की तर्ज पर बाबा महाकाल की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इसकी शुरुआत सावन के पहले सोमवार से की गई थी। वहीं आज दूसरे सोमवार को शहर के हरकापारा स्थित मंदिर से भोलेनाथ की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।